हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है नाभिकीय भौतिकी। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। नाभिकीय भौतिकी में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 38 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो सेशन है 39 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप्स का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। भारत में थोरियम के उपयोग का भी प्रयास चल रहा है। अभी यूरेनियम परिष्कृत यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 40 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है क्या उत्सर्जित करता है, आप बताइए। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये अल्फा, बीटा और गामा किरण को उत्सर्जित करता है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। 41 है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यदि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा विध्वंस का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम के छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। कंट्रोल छड़ों के रूप में, कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 42 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तारापुर, सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया और इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? तो 1969 में। इसकी मूल क्षमता 320 यानी 160 के 2 मेगावाट की क्षमता थी। 160 मतलब कि जो संयंत्र था 160 का था। और यहां जो है 2005-6 में 540 मेगावाट की 2 और इकाइयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 43 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? 43 का सही जवाब हो जाएगा, बताइए। 43 का सही जवाब है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, बी ऑप्शन। भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टरों की स्थापना ट्राम्बे स्थित बार्क में की गई थी और ये अनुसंधान रिएक्टर ही थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ। और 44 नंबर है, बार्क के वर्तमान निर्देशक कौन है? बार्क के वर्तमान जो निर्देशक है वो कौन है? ऑप्शन को देखिए, सही जवाब क्या होगा? आर के सिन्हा। प्रश्न काल में ये कब पूछा गया था? 2010 में। तो प्रश्न काल के संदर्भ में बात की जा रही है कि डॉक्टर रत्न कुमार सिन्हा थे, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के यानी बार्क के निर्देशक थे, जबकि वर्तमान में बार्क के निर्देशक डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। और कब से? तो 12 मार्च 2019 से। 45 है, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस इन तीनों में क्या संबंध है? ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस इन तीनों में क्या संबंध है, बताइए। ये भारतीय शोध रिएक्टर है। इन तीनों का जो संबंध है रिएक्टर के रूप में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन जो है स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट 60
क्रोमियम 51 और आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। इस संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से 1960 में की गई थी। इस रिएक्टर को 31 दिसंबर 2010 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है जिसके तीन संस्करणों पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3 का विकास किया गया था। ये तीनों ही रिएक्टर 1973, 1986 और 1991 में सेवा मुक्त कर दिए गए थे। 46 है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा, यूरेनियम 238 काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 0.711% होती है। शेष 99.284% यूरेनियम 238 होता है। कुछ रिएक्टर में साधारणतः यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अनेक रिएक्टरों में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 47 है, कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो याद रखिएगा, जो कलपक्कम है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण ये काफी प्रसिद्ध है। 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना है। वर्तमान समय में कलपक्कम में लगभग 5,677 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। 48 है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर? याद रखिएगा, तमिलनाडु में, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब है प्लूटोनियम, सी ऑप्शन प्लूटोनियम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो द्रवित सोडियम, डी ऑप्शन। कलपक्कम में 1985 से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। 51 है, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? 51 का सही जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। यह सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है, सत्य है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1985 से संचालित है। इसकी क्षमता 13 मेगावाट की है। इसमें प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि तरल सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। FBTR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पूर्ववर्ती है जो कलपक्कम में निर्माणाधीन है। 500 मेगावाट क्षमता का यह स्वदेश निर्मित रिएक्टर तैनाती के अग्रिम चरण में है। देखिए, PFBR में स्वदेश निर्मित मिश्रित यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पादित करने के लिए कलपक्कम स्थित
PFBr प्लूटोनियम 239 के मिश्रित ऑक्साइड तथा यूरेनियम 238 का ईंधन के रूप में प्रयोग करेगा। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये चेन्नई में दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है। अन्य तीनों जो विकल्प दिए गए हैं बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो सी ऑप्शन है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है, कहां पर है? प्रयागराज में है, याद रखिएगा। इसके बाद 53 है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरु जल बोर्ड, हेवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, ये चारों परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्नगत सभी संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, हेवी वाटर बोर्ड जो है मुंबई में, और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में, और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन जादूगुड्डा में स्थित है। 54 है, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहां पर? हेवी जो वाटर बोर्ड है, जो हेवी वाटर है, ये भारत में कहां पर बनाया जाता है? और भारी जल बोर्ड बताइए कहां पर स्थित है, ये भी बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन दोनों एक ही है। भारी जल जो बनाया जाता है कहां पर, या ये बोर्ड जो हेवी वाटर बोर्ड है वो कहां पर है? इसका सही जवाब है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पर है? मुंबई में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी जो है ट्राम्बे मुंबई स्थित हेवी वाटर बोर्ड की है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, ठीक है, और तालचेर, थाल, तूतीकोरिन में स्थित है। इसके बाद 55 है, सूची 1 सूची 2 को जो है आप सुमेलित करिएगा। एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरे तरफ स्थित मतलब कि राज्य दिया गया है। कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, आप बताइए। तो देखिए, अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो क्या होगा, चलिए मिलान कर लेते हैं। कलपक्कम कहां पर है? कलपक्कम, याद रखिए, कलपक्कम जो है वो है तमिलनाडु में। नरौरा, नरौरा कहां पर है? नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा, काकरापार जो है वो कहां पर है? काकरापार जो है ये गुजरात में है, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कलपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। कलपक्कम मुख्यतः यहां स्थापित नाभिकीय संयंत्रों के लिए ये जो है प्रसिद्ध जगह है। नरौरा गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहां भी परमाणु विद्युत संयंत्र जो है स्थापित है। नरौरा में भी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर के निकट स्थित है, और ट्राम्बे मुंबई के पूर्वोत्तर में स्थित एक उपनगर है, और यहां भारत का नाभिकीय अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है स्थित है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताइए। जो सुमेलित नहीं है वो है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि उदयपुर में दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा कोटा में स्थित है। कहां पर? रावत भाटा कोटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है वो है ए ऑप्शन में दिया गया है। 57 है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, नरौरा में, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरा जो है, जो ऑप्शन दिया गया है, एक है नरौरा में और दूसरा कलपक्कम। पहला और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा और कलपक्कम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित
नरौरा में परमाणु विद्युत गृह के अंतर्गत दाबित भारी जल रिएक्टर की 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां कार्यरत हैं। इस विद्युत गृह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को बिजली जो है प्राप्त होती है। कल्पक्कम संयंत्र चेन्नई के निकट स्थित है। याद रखिए, दाबित भारी जल रिएक्टर है और यहाँ 220 मेगावाट क्षमता वाली जो है 2 इकाइयां कार्यरत हैं। इसकी संपूर्ण डिजाइन भारतीय अभियंताओं, जो भारतीय इंजीनियरिंग एवं जो विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा तैयार की गई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय अभियंताओं और विशेषज्ञों के द्वारा। 58 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में स्थित है? जो 4 है इसमें स्थित है, जगह बताइए। तो है नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है, जोन 4 में अवस्थित है, जबकि कल्पक्कम जोन 2 में, कैगा और तारापुर पेटी जो है ये 3rd जोन में अवस्थित है। 59 है, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ, कहां पर स्थापित है? तो कैगा में। कर्नाटक के कारवार में कैगा गांव में काली नदी के बाएं किनारे पर स्थापित 220 मेगावाट की दूसरी इकाई मार्च 2000 में यह राष्ट्र को समर्पित हुआ। वर्तमान में कैगा में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की कुल 4 इकाइयां कार्यरत है, एक्टिव है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट की है। 60 है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ? तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस जो है परमाणु भट्टियों को कितनी इकाइयां लगाने के लिए राजी हो गया, सहमत हो गया? तो इसका सही जवाब है 6, डी ऑप्शन। 6 इकाई लगाने के लिए रूस जो है सहमत हुआ। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टरों की 6 इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है। इन 6 रिएक्टरों के लिए रूस उपकरण और जो अवयव है ये सभी उपलब्ध कराएगा, जबकि इन रिएक्टरों का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1000 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हो गया, जबकि 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन 31 मार्च 2017 को प्रारंभ हुआ। 61 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, आप बताइए। इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी यानी हेवी जो वाटर है, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो हेवी वाटर जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, D2O है। ठीक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जिनमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनमें भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका कार्य श्रृंखला अभिक्रिया में निर्मुक्त तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है, ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ग्रेफाइट एवं बेरिलियम का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में सामान्यतः हल्का जल यानी लाइट वाटर जो है H2O मंदक का कार्य करता है। 62 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? 62 का सही जवाब हो जाएगा बी और डी। बी ग्रेफाइट और साधारण जल, इन दोनों का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाला शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण को ये बनाए रखता है, खोता नहीं है। और आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल भी जो है मंदक का कार्य करता है। 63 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 63 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भारी पानी यानी हेवी वाटर और
आपका जो दूसरा है सादा पानी, बी और डी, यानी बी और डी इसका सही जवाब है। 64 है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस लिए? नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है विमंदक की तरह। विमंदक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है, ठीक है। और 65 है, पूछा गया है कि शीघ्र उत्पादित रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, किसके द्वारा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, किसके द्वारा? तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। विखंडन प्रक्रिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली को उत्पन्न करता है। 66 एक ब्रीडर रिएक्टर है, क्या है? एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो ब्रीडर रिएक्टर है वह क्या है? जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। 67 है द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में इन रिएक्टरों की जो क्षमता है वो क्या होगी? इन रिएक्टरों की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, बताइए। देखिए ऑप्शन जो है डाउटफुल है, सही इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों को 220 मेगावाट या 540 मेगावाट क्षमता से प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर को निर्यात करने की स्थिति में है। भारत की ओर से यह मतलब कि बयान जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन श्री कुमार बनर्जी ने 2010 में वियना में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 54वीं आम सभा में दिया था। 68 है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो है अधिकतम है? तो याद रखिएगा कुडानकुलम, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कुडानकुलम, सी ऑप्शन। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो फैक्ट दिया गया है कि महाराष्ट्र के तारापुर स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल जो स्थापित क्षमता है वो 1400 मेगावाट है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 880 मेगावाट है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 440 मेगावाट है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। 69 है भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है कितना? भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो कितना है, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है 3%, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तापीय, पनबिजली और नवीकरणीय स्रोतों के पश्चात नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्नकाल में भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रतिशत था वो लगभग 3% था। 2023 तक आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है कार्यरत है जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है, जो भारत की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का जो है 1.6% है। 70 नंबर है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का जो कोड था वो आधिकारिक कोड क्या था? तो आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, यानी ऑप्शन ए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा किया गया पहला पुष्ट नाभिकीय परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। 71 है पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था? पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998, सी ऑप्शन। पोखरण सेकंड के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम 3 परीक्षण 11 मई 1998 को और अन्य 2 परीक्षण 13 मई 1998 को किए गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। ऑपरेशन शक्ति 98 जो नाम है किसका नाम है?
तो पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का ऑप्शन ए, याद रखिएगा 11 और 13 मई 1998 को भारत के द्वारा राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। इस परमाणु परीक्षण अभियान को ऑपरेशन शक्ति 98 का नाम प्रदान किया गया। 73 है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? पोखरण किस राज्य में है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो पोखरण है वो है आपका राजस्थान में, बी ऑप्शन। इसके बाद 74 है, भारत के परमाणु सिद्धांत सम्मिलित है। भारत के परमाणु सिद्धांत में जो सम्मिलित है क्या है? भारत के परमाणु सिद्धांत में जो सम्मिलित है कि परमाणु का जो है पहला पहल न करना यानी शुरुआत न करना, एक तरफा प्रतिबंध और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण यानी उपयुक्त सभी। देखिए इसमें जो सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है, नो फर्स्ट यूज है। यानी इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि कोई शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला पहले न कर दे। एक तरफा प्रतिबंध तथा न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भी इस सिद्धांत में सम्मिलित है। 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, कौन सा कथन सही है आप बताइए। देखिए इनमें से जो दोनों कथन दिया गया है दोनों कथन सत्य नहीं है, न तो पहला न ही दूसरा सत्य है। कैसे? नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का प्रारंभ जो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के पहल पर किया गया था। किसके द्वारा? बराक ओबामा। प्रथम नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2010 में वाशिंगटन डीसी में, द्वितीय सम्मेलन 2012 में सियरा में, तृतीय सम्मेलन 2014 में द हेग में और चतुर्थ और अंतिम सम्मेलन 2016 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल की स्थापना 2006 में की गई थी। यह नाभिकीय सक्षम तथा गैर नाभिकीय सक्षम देशों के सशस्त्र नियंत्रण तथा अप्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है। 76 है, अभिकथन ए कह रहा है कि सर्न जो है CERN यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कारण आर उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण है सर्न। इन दोनों में से जो कथन सत्य है वो कौन सा है? ठीक है, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र यानी पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना जो है फ्रांस स्विट्जरलैंड के सीमा पर जिनेवा के पास 1952 में प्राविधिक निकाय के रूप में की गई और इसकी औपचारिक जो स्थापना 1954 में की गई। 77 है, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना जो है ITER परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? इसका सही जवाब है दक्षिणी फ्रांस, बी ऑप्शन। ITER का लैटिन में जो अर्थ होता है द वे होता है। पहले इसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का संक्षिप्त माना जाता था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग अब बंद हो चुका है। ITER संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ और अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्रास नगर में निर्माणाधीन है। 78 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? भारत को इसका तात्कालिक लाभ क्या मिलेगा? वो यही होगा कि भारत जो है विद्युत उत्पादन के लिए यानी फ्यूजन संलयन या फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान एवं अभियांत्रिकी महापरियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य प्लाज्मा भौतिकी के प्रायोगिक अध्ययन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन में सक्षम संलयन रिएक्टरों का निर्माण करना है।
इसके बाद 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क, भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतरराष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण का, भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। इनमें जो सत्य है, क सत्य है, परंतु का जो है असत्य है, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत अपने परमाणु संयंत्र की अंतरराष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे उसकी तकनीकी से संबंधित जो गोपनीयता है ये भंग हो जाएगा और भारत के द्वारा परमाणु बम बनाने का जो विकल्प है खुला रखा गया है। प्रश्न संख्या 80 है, भारत ने आणविक विस्तार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों? भारत देखिए एनपीटी को भेदभावपूर्ण रवैया मानता है। ठीक है, यह संधि जो है भेदभावपूर्ण है। भारत एनपीटी को, जो एनपीटी है, इसको इसलिए भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समान वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान कर सकेंगे और इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अंतर विरोध से अपना जो है असंतोष प्रकट करता है क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को विशेषाधिकार देती है बल्कि यह परमाणु क्षमता रहित देशों के द्वारा विशेषाधिकार को प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित करती है। 81 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ जो है दिया गया है। देखिए इसमें अगर बात करें तो चीन है, फ्रांस है, भारत है, इजराइल है और पाकिस्तान है। इसके बाद प्रश्न इस पर आधारित जो पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि यानी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी के नाम से जाना जाता है, इसकी मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा बताइए। तो न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसका सही जवाब है देखिए चीन और फ्रांस। जो दिया गया ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए परमाणु अप्रसार संधि के मान्यता के अनुसार 5 परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है। 82 है, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के जो परिणाम है वो क्या है। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के जो सदस्य बनने के जो परिणाम है वो क्या है। पहला, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। दूसरा, यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि एनपीटी का सदस्य बन जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें पहला जो दिया गया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल पहला। भारत ने मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसी वर्ष नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की स्थापना हुई। इसकी बैठक 1975 में लंदन में हुआ। वर्तमान में इसके जो है 48 कंट्री सदस्य मेंबर हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीकी और उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना है। इसके सदस्य ही जो है पहुंच, इसके सदस्य की पहुंच जो है नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाती है। एनएसजी में शामिल होने वाले देशों के लिए परमाणु आयुध अप्रसार संधि यानी एनपीटी जो है इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एनएसजी का सदस्य स्वयं एनपीटी का सदस्य नहीं बन सकता। भारत ने अब तक जो है एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और वह बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था। इसके बाद 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है। तो आपको मालूम है इसमें जो ईरान है ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो एनएसजी के सदस्यों की जो संख्या 48 है, इसमें ईरान जो है एनएसजी में शामिल नहीं है। 84 है, परमाणु आपूर्ति समूह के द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीकी की आपूर्ति की जा सकेगी। इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है फ्रांस, डी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो एनएसजी से भारत को छूट मिलने के बाद फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार प्रारंभ करने और नाभिकीय क्षेत्र में समझौता करने वाला पहला राष्ट्र है।
85 है भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार यानी एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा किसी भी व्यक्तिगत देश के मध्य वार्तालाप का कानूनी दस्तावेज है, उस राज्य के व्यापक सुरक्षा उपायों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। IAEA के साथ जो है अगर बात करें तो याद रखिएगा IAEA के साथ भारत का अतिरिक्त प्रोटोकॉल जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। इस प्रोटोकॉल के तहत IAEA के द्वारा निगरानी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और हथियारों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैर रक्षा सुविधाओं पर इसका असर नहीं होगा। अतिरिक्त अगर बात करें तो अतिरिक्त प्रोटोकॉल की वजह से सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े परमाणु तकनीकों के आयात में वृद्धि होगी। यह भारत के परमाणु निर्यात के आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करेगा और इस बात की गारंटी देगा कि सामानों का अनाधिकृत उपयोग के लिए नहीं बांटा जा रहा है। 86 है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ आयातित यूरोपियन जो है इनका प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का कुछ आयातित यूरेनियम का। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर जो है IAEA के सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इसके या सुरक्षा अधीन के तहत जो है नहीं रखे जाते हैं? इसका जो कारण है कि अगर बात करें तो इसका जो कारण है वो ये है कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। परमाणु ईंधन रिजर्व के प्रबंधन का जो कार्य है IAEA का है और स्पष्ट है कि इस रिजर्व या बैंक की कार्य प्रणाली और व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश तय करने का अधिकार IAEA का है। IAEA के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदार देशों के द्वारा यूरेनियम का उपयोग केवल ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जाए, न कि हथियारों के लिए। इसीलिए भारत के कुछ परमाणु रिएक्टरों में आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य में घरेलू आपूर्ति का ईंधन का प्रयोग होता है। वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय रिएक्टर जो संचालित है, जिनमें से 14 रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन है क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 87 है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नामक सौदे पर जो है हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नामक मसौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, किसके साथ? तो रूस के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 से 5 अक्टूबर के बीच 2018 के समय में जो है भारत की यात्रा को संपन्न की थी और इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश, असैन्य नाभिकीय सहयोग, अंतरिक्ष परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में 8 MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी शिखर सम्मेलन के द्वारा नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन के कार्य योजना को जो है इसको भी मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए इस पर हस्ताक्षरित किया गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपका सुझाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।